हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके के प्रैक्टिस सेट के डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कुछ हमने 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जनगणना हर 10 साल में आती है, तो ये क्वेश्चंस भी हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, जो कि भारत सरकार का हो, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार का, या फिर वित्त सचिव भारत सरकार का। तो फ्रेंड्स, 1 रुपए के नोट और जो अदर नोट होते हैं, जैसे कि 10 का नोट, 50, 100, 500, 1000, 2000, 1000 का अब नहीं चलता, 2000। तो इन दोनों के नोट में जो डिफरेंस होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव, जो कि भारत सरकार का होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, और जो अदर नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि नोट पे तो गवर्नर का होता है, लेकिन नहीं, 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का होता है। बाकी के रिमेनिंग जो नोट होते हैं उस पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अब जो नोट जारी करने की प्रणाली है वो कौन सी है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, या फिर नित्य प्रत्यय प्रणाली? तो फ्रेंड्स, हमको पता है जब हमारे नोट जारी किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ रिजर्व रखना होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि कुछ मिनिमम अमाउंट रखना होता है। ये गवर्नमेंट जो होती है, जो आरबीआई होती है, उसके पास रखा होना होता है, तब वो जो नोट होते हैं उसको इश्यू करती है। तो ये बैंक का अपना क्राइटेरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे प्रणाली पूछी गई है, तो वो है हमारी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, इंपीरियल बैंक आप जानते हैं, इंपीरियल बैंक 1921 में स्टैब्लिश हुई थी, और उसका नेशनलाइजेशन किया गया था, और नेशनलाइजेशन के बाद उसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया था, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है वो कब किया गया था, 1935 में, 1949 में, 1955 में, या 1962 में? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे नंबर सी, 1955 में। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको इंपीरियल बैंक बताया, तो वो इस्टेब्लिश हुई थी 1929 में। और जो इंपीरियल बैंक है, इससे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, आप उसको नोट कर सकते हैं, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया, जो कि 1921 में बना था, और इसको नेशनलाइज किया गया 1955 में, और उसका नाम चेंज करके एसबीआई रख दिया गया। और यहाँ पे 1935 दे रखा है। यहाँ इस टाइम पीरियड में जो आरबीआई है वो बनी थी, और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीयों द्वारा आंशिक भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। तो हमें बताना है जो भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित बैंक था वो कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक, या फिर आईसीआईसीआई? तो फ्रेंड्स, जो हम इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954, 1955, 1956, या फिर 1957? तो बहन फ्रेंड्स, यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े बैंक हैं आपके, उनके सहयोगी बैंक बताने हैं, 5, 7, 8 या 9? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट आते हैं, नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? यानी कि नरसिंहम कमेटी थी वो संबंधित बतानी है किससे थी? उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधारों से, बीमा सुधारों से, या फिर बैंकिंग संरचना सुधारों से? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नरसिंहम कमेटी की बात की जाए तो ये हमारे रिलेटेड थी बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, यूटीआई या फिर वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखने की, तो वो करती है हमारी सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक या फिर सहकारी बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप गौर कीजिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात की जा रही है, तो इसके लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो है नाबार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें नाबार्ड की स्थापना 1980 में, 1981, 1982 या फिर 1983। तो फ्रेंड नाबार्ड की स्थापना की गई थी सन 1982 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? बीमा व्यवसाय से, बैंकिंग व्यवसाय से, आयात निर्यात से या फिर शेयर बाजार से। तो फ्रेंड्स अगर हम मंदड़िया और तेजड़िया की बात करें तो ये हमारी संबंधित है शेयर बाजार से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम। फ्रेंड्स कई बार हमारे देश के साथ साथ दूसरे देश की जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है कि टोक्यो की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है? हांगकांग, निक्की, टोकाक या फिर डो जोन्स। तो फ्रेंड्स जो टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज है वो है निक्की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स एक न्यूयॉर्क का भी पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए, न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोला जाता है नैस्डैक। ठीक है, नैस्डैक। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंडिया की जो सबसे पुरानी सबसे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है हमारी इंडिया की बीएसई। ठीक है, और इंडिया के अंदर दो मेन है, बीएसई एंड एनएसई। बीएसई की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और सबसे पुरानी कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2011 के अनुसार है, और लास्ट जो हमारी जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है, क्योंकि 10 साल बाद होती है, अब होगी 2021 में। ठीक है, 1.21 अरब, 1.04 अरब, 1.24 अरब या फिर 1.25 अरब। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उस टाइम हमारी जो जनसंख्या थी वो थी 1.21 अरब। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1872 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या फिर 1890 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स पहली नियमित जनगणना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारी हुई थी टाइम पीरियड सबसे पहले 1881 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 12वीं, 13वीं, 14वीं या फिर 15वीं। तो ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, तो वो थी हमारी 15वीं जनगणना। आप हिसाब भी लगा सकते हैं 1881 से। तो ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी 13वीं जनगणना थी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है? 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 31 और 1971 से 1981। तो फ्रेंड्स जनसंख्या विभाजक दशक की बात की जाए तो वो माना जाता है हमारा 1911 से 1921 ईस्वी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को घटता हुआ क्रम बताना है, यानी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या उसको हमें घटते हुए क्रम में बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। फ्रेंड देखिए तीनों चारों ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले आएगा ही। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम बात करें यहाँ पर घटते हुए क्रम की, तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिहार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों को बढ़ता हुआ क्रम बताना है। अब आपने घटता हुआ बताया था, अब आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, और सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको हमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है सबसे कम जनसंख्या में। तो देखिए सिक्किम तो सबसे पहले है ही, उसके बाद आएगा मिजोरम, और उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य घटते क्रम में बताने हैं। ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो सर्वाधिक घनी की बात की जाए तो बिहार है पहले, फिर पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद केरल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता क्रम बताना है। अगेन हम ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, और उसके बाद यहाँ पे सिक्किम आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य बढ़ते हुए क्रम में बताने हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पहले आएगा केरल, तमिलनाडु, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अब यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार हमें सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य बताने हैं। तो आप ये फ्रेंड्स एक टेबल बना के याद कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हरियाणा आएगा, फिर जम्मू कश्मीर, और उसके बाद सिक्किम। नेक्स्ट आते हैं 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है। 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर हुई है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। 939, 943, 933 या फिर 937। तो फ्रेंड महिलाओं की जो संख्या है वो है 943। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, केरल। केरल में सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता दर है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। केंद्र शासित की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स केंद्र शासित के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है वो है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में। और वैसे किसकी थी, केरल की। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। अब यहाँ पे कम की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम कम की बात करें तो सबसे कम 2011 के अकॉर्डिंग है राजस्थान में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली या फिर दमन एंड दीप। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जो कि है दिल्ली। इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। थाने, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट या फिर आगरा। तो फ्रेंड्स अगर हम वहां पे बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लद्दाख सबसे बड़ा जिला है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है आज की वीडियो का, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे बड़े जिले की तो वो है हमारा ठाणे।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी वहां भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।